डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। चिकित्सा कौशल के मामले में मैं 10 जोड़ भी सकता हूं तो भी मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। बूम। हालांकि यशवंत रावत की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन यह दरबार में सभी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। चाहे वह डॉक्टर हो या सचिव दिनेश, उनके चेहरे पर एक न विश्वास करने वाली भावना दिखाई दी, जैसे कि वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते। चिकित्सा कौशल के मामले में मैं 10 तक भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। यशवंत रावत के शब्दों ने उन्हें अनोखा आध्यात्मिक झटका दिया। खुला मजाक किया है। आप जानते हैं, यशवंत रावत सुई किंग है, जो इंडियन एक्यूपंक्चर उद्योग में एक बड़ा आदमी है। चिकित्सा कौशल के मामले में भले ही वह लखनऊ में पहला आदमी न हो, लेकिन उसे पूरे इंडिया में पिरामिड के शीर्ष पर लोगों के एक छोटे समूह के रूप में माना जा सकता है। कितने आदमी उसे देखना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में अगर वह अपनी टिप्पणी सहन कर सकता है, तो मुझे डर है कि केवल वह जीवित है और पुनर्जन्म हुआ है। अगर यह कोई और समय और अवसर होता तो हर कोई सोचता कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन अब यशवंत रावत का चेहरा सीरियस था, जैसे कि वह कुछ कह रहा हो। इस समय सचिव दिनेश ने तुरंत कहा, मिस्टर यशवंत, उस मामले में आपको उस डॉक्टर को बुलाना चाहिए। दिनेश के दिमाग में वह नहीं जानता था कि यशवंत रावत ने अब भी जो कहा था उसकी सच्चाई क्या थी, लेकिन चूंकि संग्राम की हालत अब है, इसलिए यशवंत रावत भी असहाय है और केवल एक मरा हुआ घोड़ा हो सकता है। क्या होगा अगर कोई चमत्कार हुआ? अगले ही पल सबके ध्यान में यशवंत रावत ने अपना सेल फोन निकाला और एक कॉल डायल किया। दूसरे पक्ष के कनेक्ट होने का इंतजार करने का समय मैदान में मौजूद सभी लोगों के लिए 1 सदी जितना लंबा है। आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। हालांकि यशवंत रावत के पहले शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मैंने उसे आधा झुका हुआ, अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए और सम्मानपूर्वक चिल्लाते हुए देखा। मास्टर, मास्टर! यह नाम सुनकर सचिव दिनेश के मूल निराश चेहरे पर फिर से थोड़ा खून आ गया। क्या यह हो सकता है कि जिस प्रतिभाशाली डॉक्टर के बारे में यशवंत रावत ने कहा था कि वह उसका गुरु है? अगर ऐसा है तो सचिव संग्राम के पास सच में एक मौका हो सकता है। दूसरी ओर जब आयान को कॉल आया तो वह कॉलेज के प्रवेश एग्जाम हॉल में जाने वाला था। मास्टर शब्द सुनते ही आयान चौंक गया। सौभाग्य से फोन पर एक कॉलर आईडी थी, लेकिन अगर यशवंत रावत ने उसे अचानक कॉल नहीं किया होता तो वह इस सस्ते प्रशिक्षु को भूल गया होता। अरे मिस्टर रावत, क्या बात है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर, क्या आप अभी उत्तर प्रदेश में हैं? मुझे एक परेशान करने वाले मरीज का सामना करना पड़ा, जिसे दिल का दौरा पड़ा था और उसकी जान खतरे में थी। मेरी बोधी सुई से वह केवल आधे घंटे के भीतर अपनी स्थिति को दबा सकता है, लेकिन आधे घंटे के बाद अवरुद्ध धमनी पूरी तरह से फट जाएगी और रोगी बिना किसी शक के मर जाएगा। पूरे लखनऊ में आपकी सुई के अलावा शायद कोई दूसरा आदमी नहीं है जो इस मरीज को बचा सकता है। मास्टर, मरीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की 18वीं मंजिल पर है। अगर यह आपके लिए सुविधाजनक है तो प्लीज तुरंत आएं। यशवंत रावत की आवाज अनुरोधों से भरी थी। आयान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं और दुविधा में पड़ गया। उसने फोन पर समय देखा। 8:30 बज चुके थे और कॉलेज प्रवेश एग्जाम के पहले इंटर गेट के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले केवल आधा घंटा बचा था। एग्जाम हॉल उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जहां रोगी स्थित है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में आधे घंटे के भीतर चक्कर पूरा करना और मरते हुए रोगी का इलाज करना एक नामुमकिन कार्य है। एक बार जब आयान बीमारी का इलाज करने और दूसरों को बचाने के लिए जल्दी करने का फैसला करता है, तो वह जरूर से पहली एग्जाम में देरी करेगा। अगर उसके पास नीरा के साथ मार्च की नियुक्ति नहीं होती तो वह कॉलेज प्रवेश एग्जाम के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता। भले ही वह एग्जाम रूम में देर से प्रवेश करता हो, लेकिन उसे एक फेमस घरेलू यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलना तय है। लेकिन अब उसका लक्ष्य कॉलेज प्रवेश एग्जाम चैंपियन के लिए है और गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है।
क्या यह एक अज्ञात रोगी के लिए पिछले सभी प्रयासों को छोड़ने का जोखिम उठाने लायक है? थोड़ी देर के लिए आयान का दिमाग इस सवाल से भरा था। सच में वह उससे झूठ बोल सकता था कि वह उत्तर प्रदेश में नहीं था और तुरंत नहीं जा सकता था। यशवंत रावत ने जो कहा उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सका और वह उसे दोष नहीं देगा। इसके विपरीत उसने लोगों को बचाने के कारण अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में देरी की। भले ही बाद में किसी को पता चले, वे उसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं या उसे बेवकूफ भी समझ सकते हैं। हालांकि आयान अपने विवेक की एग्जाम पास नहीं कर सका। डॉक्टर दयालु है, एक जीवन बचाओ और 7वें लेवल की बुद्ध प्रतिमा जीतो। उसके लिए यह सिर्फ प्रयास की बात हो सकती है, लेकिन रोगी के लिए वह आखिरी उम्मीद है। मानव जीवन आकाश से बड़ा है और जिंदगी और मौत से पहले इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भले ही रोगी का पहले से आयान से कोई लेना देना न हो, आयान को दूसरे पक्ष की पहचान भी नहीं पता थी। हालांकि वह एक बेटा, एक पति, एक पिता, एक परिवार का स्तंभ हो सकता है। हार मानने के लाखों कारण हो सकते हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही वजह है, बस इतना ही काफी है। यह सोचते हुए आयान की आंखें भीग गईं। उसने घुटन भरी सांस छोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, मिस्टर यशवंत, मैं तुरंत आऊंगा। इससे पहले तुम्हें मरीज को संभालना होगा। आयान का वादा देखकर यशवंत रावत बहुत खुश हुआ और जोर से बोला, मास्टर निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगले ही पल आयान ने दुनिया के सदमे को नजरअंदाज करते हुए पूरी फायर पावर के साथ जादुई लाल पक्षी की शक्ति को हवा के झोंके में बदलते हुए तुरंत फोन रख दिया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की ओर बढ़ गया। एक चौथाई घंटे के बाद वह आखिरकार बिना रुके गंतव्य की ओर दौड़ा और 18वीं मंजिल पर मीटिंग रूम में आ गया। हालांकि गेट पर उसे कई कर्मचारियों ने रोक लिया। एक कर्मचारी ने आयान पर जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, यहां तुम नहीं आ सकते। बाहर निकलो, मैं लोगों को बचाने आया हूं, आयान ने सीरियसता से कहा और आगे बढ़ते रहे, आगे के कुछ लोगों की बाधाओं को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। लड़के, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम एक कदम आगे बढ़ो, हमें असभ्य होने का दोष मत दो। इसके साथ ही एक आदमी ने आयान की ओर भागने की इच्छा जताई। इस समय बाहर के दंगों ने भी सम्मेलन रूम में सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसे रोको! अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बोलने वाला यशवंत रावत है। इस समय उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, उसके माथे की नीली नसें फड़कने लगीं और उसकी छाती लहरा रही थी, जैसे कि उसमें एक राक्षसी गुस्सा पनप रहा हो। उसके गुस्से वाले रूप को देखकर कुछ कर्मचारी गलत समझ गए और आयान को और ज्यादा क्रूर तरीके से देखा, धमकी देते हुए। लड़के, क्या तुमने प्रतिभाशाली डॉक्टर यशवंत को गुस्सा करते नहीं देखा? अगर तुम समझदार हो तो बस आयान को देखो। बाहर निकलो, यह सही है। यदि आप संग्राम के उपचार में देरी करते हैं और सचिव संग्राम की हालत को भी प्रभावित करते हैं, तो आप 100 लोगों की जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अभिमानी! यशवंत रावत ने फिर से कड़वी दहाड़ लगाई। उसका पूरा शरीर एक गुस्साए शेर जैसा दिख रहा था। आगे बढ़ा और डंडे को दूर धकेलने के लिए अपने हाथों को जोर से फैलाया। यह दृश्य देखकर कुछ लोग पूरी तरह से अवाक रह गए और एक दुखी भाव से बोले, मिस्टर यशवंत, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस समय आयान की नजर यशवंत रावत पर पड़ी। उसकी भौहें उठी हुई थीं और उसने ठंडे आवाज में कहा, मिस्टर यशवंत, ऐसा लगता है कि मेरा यहां स्वागत नहीं है। मुझे यह पता होना चाहिए था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। जैसे ही आवाज गिरी, डंडा मरना जारी रहा। आयान की नाक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, बदबूदार लड़के, तुम क्या हो? भगवान डॉक्टर यशवंत से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो तुम सब। यशवंत रावत को ये लोग उड़ा देने वाले थे। हालांकि उनके असामान्य व्यवहार ने मैदान में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और यहां तक कि अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि यशवंत रावत उनके सामने बच्चे को जानता था और उसके लिए बोल रहा था। इस समय सचिव दिनेश ने यशवंत रावत से संपर्क किया और पूछा, मिस्टर यशवंत, क्या चल रहा है? और आपके मुंह में प्रतिभा जल्द ही आनी चाहिए। सचिव संग्राम शायद पकड़ न पाए। ऊपर, हाँ,
तुम लोगों के पास सच में आंखें हैं, लेकिन तुम मेरे गुरु को नहीं जानते। मेरे गुरु यहां हैं। क्या तुम्हारी आंखें बेकार की लालसा रखती हैं? यशवंत रावत ने जो कहा उसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित और खुश थे। चारों ओर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जीनियस डॉक्टर की छाया भी नहीं देखी। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक न विश्वास करने वाला दृश्य था। मैंने यशवंत रावत को आधा झुका हुआ देखा। सावधानी से अजीब लड़के के पास गया, पहले झुक गया और फिर सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बूम! यशवंत रावत के शब्द शांत पानी में एक बड़े बोल्डर की तरह थे, जिससे लहरों की लहर पैदा हो गई। चाहे वह सचिव दिनेश हो, डॉक्टर हो या कर्मचारी, उनके चेहरे पर न विश्वास करने वाले भाव थे और वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। हाँ। अगले ही पल मैदान में सभी की नजरें आयान पर टिक गईं। ये देखकर आयान ने भौहें सिकोड़ी और तीखी आवाज में कहा, बकवास बंद करो यूनफेंग, मैं जल्दी में हूं। तुमने जिस मरीज का जिक्र किया था वह कहां है? उसे बचाने के बाद मुझे अभी भी काम करना है। उसका लहजा बेपरवाह था, एक जरूरी लहजे के साथ, जैसे कि वह यहां एक सेकंड और देरी नहीं करना चाहता था। यशवंत रावत के लंबे और घमंडी चरित्र के साथ अगर दूसरे लोग उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करते तो मुझे डर है कि वह बहुत पहले ही अपना चेहरा बदल लेता। लेकिन अब उसे कोई असंतोष नहीं था, इसके बजाय वह इसे हल्के में ले रहा था। यह दृश्य देखकर सचिव दिनेश ने हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर यशवंत, क्या यह छोटा भाई है? यशवंत रावत ने शब्दों को सुना और परिचय दिया, सचिव दिनेश, यह वही प्रतिभाशाली डॉक्टर है जिसके बारे में मैंने कहा था, और मेरे गुरु ये प्रतिभाशाली डॉक्टर। चिंता न करें, जब तक मेरे गुरु कार्रवाई करते हैं सचिव संग्राम एक पैर से भूत द्वार में भी कदम रखेंगे। मुझे भी बचाया जा सकता है। जब उसने यह कहा तो हर कोई चौंक गया। हालांकि वह पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार था, लेकिन यशवंत रावत को आदमीगत रूप से स्वीकार करते हुए देखकर कि सचिव दिनेश और दूसरे लोगों के दिलों में अभी भी एक बड़ी लहर थी, और वह इतना हैरान था कि उसे लगा कि उसका नजरिया उलट जाएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना बालों वाला लड़का जो ज्यादातर 17 या 8 साल का दिखता है, शायद वयस्क न हो, और उसने अपना मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया है। बाहर से यशवंत रावत उसका गुरु होने के लिए काफी से ज्यादा है। किसने सोचा था कि वह यशवंत रावत का मेडिकल मास्टर होगा? दूसरे परिस्थितियों में सचिव दिनेश कभी भी आयान को संग्राम का इलाज करने नहीं देते, लेकिन अब स्थिति सीरियस है और सचिव संग्राम के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। यदि बंद धमनियों को साफ नहीं किया जा सका तो सचिव संग्राम की मौत हो सकती है। वे केवल मेरे हुए घोड़े के डॉक्टर ही हो सकते हैं। इस समय आयान सम्मेलन रूम में चला गया और तुरंत सचिव संग्राम को मेज पर लेटा हुआ देखा। इस समय सचिव संग्राम का चेहरा काला और बेजान था। अगर यशवंत रावत ने बोधी सुई नहीं डाली होती और उसके लिए अपनी आधी सांस नहीं छोड़ी होती तो मुझे डर है कि वह बहुत पहले ही मर गया होता। स्थिति सीरियस थी। आयान ने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और यशवंत रावत से कहा, मुझे चांदी की सुई का उपयोग करने दो। शब्द सुनते ही यशवंत रावत ने तुरंत चांदी की सुइयों का ढेर सम्मानपूर्वक पेश किया। चांदी की सुई को पकड़े हुए आयान की गति में भारी बदलाव आया। वह अब पहले वाला साधारण लड़का नहीं रहा, बल्कि एक दबंग और आत्मविश्वासी आभा प्रकट की। ऐसा लग रहा था कि भले ही काला और सफेद अनित्यता उसके जीवन का दावा करने आए, उससे मिलने के बाद वह बिना सफलता के ही लौट सकता था। इस खास सांस को महसूस करते हुए यशवंत रावत का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसकी आंखें बेहद गर्म थीं। उसकी आंखें नहीं झपक रही थीं। वह किसी भी कार्रवाई को याद करने के डर से चांदी की सुई पकड़े हुए आयान के हाथों को सीधे देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि आयान डायर सुई का उपयोग करने वाला था। अगर वह टीचर को आधा शैली में चुरा सकता था तो इससे उसे बहुत फायदा होगा। अचानक आयान के पास एक सुई थी। उसने अपनी कलाई को झटका और दर्जनों प्रेत हवा में दिखाई दिए। चांदी की सुई बिजली की तरह तेज थी, लगभग उस संकेत से परे जिसे नंगी आंखें पकड़ सकती थीं। सचिव संग्राम के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को पूरी तरह से अलग अलग कोणों से छेद रही थी। उड़ती हुई सुई चल रही थी। बिजली और आग के बीच
अयान के हाथ में चांदी की सुइयों के ढेर में बहुत कुछ नहीं बचा था। इसके तुरंत बाद वह तेजी से सचिव संग्राम के पास गया, अपनी तर्जनी को फैलाया और अपने नाखूनों से चांदी की सुइयों को हिलाया। चांदी की सुइयां ज्वार की तरह कंपन कर रही थीं। अचानक इमरजेंसी रूम में सोने और लोहे के टकराने की आवाज आई। यह बोधि सुई का अनूठा कौशल है, लेकिन ज्यादा सटीक होने के लिए बोधि सुई मूल रूप से डुएर की भगवान सुई से पैदा हुई थी। यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ मिनटों में आयान ने एक और बेहतरीन एक्यूपंक्चर तकनीक का प्रदर्शन किया। नीला ड्रैगन अपनी दुम हिला रहा था, सफेद बाघ अपना सिर हिला रहा था, कछुआ गुफा की खोज कर रहा था, लाल हवा स्रोत का अभिवादन कर रही थी, 9 सितारा उड़ता हुआ मनका, देवी ने फूल बिखेरे, पहाड़ की आग, दिल ठंडा था, भूत ने उदासी देखी। इस बार न केवल यशवंत रावत बल्कि डॉक्टर और सचिव दिनेश, जो उसके बगल में थे, ने भी हैरानी में कहा। आयान की एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन तकनीक ने उन पर अनोखा दृश्य प्रभाव और आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 17 या 18 साल के लड़के में यह क्षमता हो सकती है। वह सच में एक हीरो था। थोड़ी देर बाद आयान की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, 10,000 बुद्ध राजवंश संप्रदाय। उसके हाथ में आखिरी चांदी की सुई ने बीच हवा में एक सुंदर पर्वलय बनाया और सचिव संग्राम के सिर पर एक्यूपॉइंट को निष्पक्ष रूप से छेद दिया। अचानक सचिव संग्राम के चेहरे पर काली ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। एक स्वस्थ लालिमा ने उसकी जगह ले ली और उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ लग रहा था। इस समय आयान ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपने माथे पर पसीने की बूंद को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसके कपड़े पहले से ही पसीने में भीगे हुए थे। इस कष्ट देने वाली सुई का प्रयोग करना बेहद थकाऊ है और अगर सुई के प्रवेश का कोण, ताकत और स्थिति गलत है तो यह कम पड़ सकती है। सौभाग्य से आयान आखिरकार सफल हो गया। इस समय डॉक्टर जल्दी से सचिव संग्राम के पास गए और पश्चिमी चिकित्सा उपकरणों से उनकी जांच की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उत्साह से कहा, हे भगवान, सच में एक चमत्कार हुआ। सचिव संग्राम के दिल की सभी बंद धमनियों को साफ कर दिया गया है और अब खतरे से बाहर हैं। वाकई? सचिव दिनेश के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दिया, लेकिन वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यशवंत रावत फिर से सचिव संग्राम के पास गया, उसकी नब्ज देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र सुई के माध्यम से तुम वापस जीवन में आ सकते हो। यह सच में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। मुझे डर है कि सचिव संग्राम जल्द ही जागने में सक्षम होंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह फिर से आयान की ओर देखने के लिए मुड़ा, गहराई से झुका और गहरी आवाज में कहा, अपना जीवन बचाओ और 7वें लेवल की बुद्ध प्रतिमा जीतो। मास्टर, मिस्टर यशवंत ने सचिव संग्राम के लिए आपको धन्यवाद दिया। जैसे ही यह कथन निकला, सचिव दिनेश, डॉक्टर और दूसरे लोगों ने भी अपना आभार करने के लिए आयान को झुकाया। इस समय सचिव दिनेश की आंखों में अब पहले जैसा संदेह और तिरस्कार नहीं था, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता में बदल गया और कहा, डॉक्टर आयान, अगर आज हमारे पास आप नहीं हैं तो हम सच में नहीं जानते कि क्या करना है। आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकते हैं। जब सचिव संग्राम जागेंगे तो वे आदमी गत रूप से आपको धन्यवाद देंगे। ये सुनकर आयान ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा और पाया कि 9:10 हो चुके थे और पहली एग्जाम शुरू हो चुकी थी। कॉलेज प्रवेश एग्जाम के नियमों के अनुसार यदि आप आधे घंटे से ज्यादा देर से आते हैं तो आपको एग्जाम से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन भले ही वह पूरी तरह से उत्साहित हो और यहां से एग्जाम रूम की ओर भागे, लेकिन 20 मिनट के भीतर पहुंचना मुश्किल हो सकता है। एक पल के लिए आयान चिंतित हो गया और बिना किसी देरी के उसने सचिव दिनेश को अपना हाथ हिलाया और कहा, धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूं। जैसा कि उसने कहा, वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। बस जब एक लिफ्ट आई तो वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच गई। आयान जल्दी से इंटरनेशनल सम्मेलन केंद्र से बाहर चला गया। वह लाल पक्षी की शक्ति का उपयोग करके एग्जाम रूम की ओर भागने ही वाला था, लेकिन उसने अपने पीछे चिल्लाने की आवाज सुनी, डॉक्टर आयान,
रुको। पीछे देखते हुए उसने देखा कि सचिव दिनेश ने उसे सांस फूलते हुए पकड़ लिया था। सचिव दिनेश की नजर में आयान सचिव संग्राम का जीवन रक्षक है। सचिव संग्राम के जागने के बाद उसे पता चलता है कि आयान गायब है। अगर दोष सामने आता है तो दिनेश यह जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। डॉक्टर आयान, क्या आपके लिए कोई जरूरी काम है? अगर आपको यह नापसंद नहीं है तो मैं आपको एक कार भेज सकता हूं। यह जरूर से आपके अकेले जाने से ज्यादा तेज है। इसके साथ ही सचिव दिनेश ने अपना हाथ बढ़ाया। पास ही में एक काले रंग की ऑन्डी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे कार वहां है। आयान ने मन ही मन कहा कि मेरी रफ्तार कार से कहीं ज्यादा तेज है। हालांकि अगले ही पल अपनी आंख के कोने से उसने ऑन्डी की लाइसेंस प्लेट की एक झलक देखी। क्या यह स्टेट की नंबर 1 कार है? अचानक आयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में एक चमक सी आ गई और उसने कहा, बस अभी जो मरीज आया है वह स्टेट का प्रमुख सचिव संग्राम है। सचिव दिनेश ने जब ये शब्द सुने तो वह चौंक गया और संदिग्ध नजरों से आयान को देखा। क्या यह बकवास नहीं है? तुम भूत के दरवाजे से सचिव संग्राम को वापस ले आए हो? क्या यह मुमकिन है कि तुम अभी भी नहीं जानते कि वह कौन है? बेशक आयान को पता नहीं था। सचिव दिनेश उस समय शिकायत कर रहे थे। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने गलती से लखनऊ स्टेट के सबसे बड़े अभिभावक अधिकारी को बचा लिया। आखिरकार जब यशवंत रावत ने उनसे पहले संपर्क किया था तो उन्होंने रोगी की पहचान का उल्लेख नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में इलाज भी शुरू कर दिया। हालांकि उनके आसपास के सभी लोग रोगी को सचिव संग्राम कहते थे, लेकिन आयान ने इसके बारे में भी नहीं सोचा। लखनऊ स्टेट के नेता के रूप में सचिव संग्राम का नाम लखनऊ स्टेट के लोगों के लिए स्वाभाविक है, लेकिन कितने लोग उनकी शक्ल को याद रख सकते हैं? भले ही आप इसे कभी कभार टीवी न्यूज में देखें, यह सिर्फ एक झलक है। इसके अलावा आयान जैसे तीसरे वर्ष के स्टूडेंट के पास सप्ताह के दिनों में टीवी देखने का लगभग कोई समय नहीं होता है, इसलिए कुछ समय के लिए सचिव संग्राम को न पहचानना ही उचित है। और अब आयान ने चुपके से अपने दिल में इसे तौला। उसकी पूरी फायर स्पीड ड्राइविंग से जरूर तेज है, लेकिन मुझे डर है कि एग्जाम रूम तक पहुंचने में 9:30 से ज्यादा का समय लग जाएगा। तब तक यह अनुमान लगाया जाता है कि उसे एग्जाम रूम में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप इस खास कार्य में एग्जाम रूम में भागते हैं, भले ही समय धीमा हो, लेकिन सचिव दिनेश के साथ एग्जाम रूम में कर्मचारियों को सहज होना चाहिए। जब उसने यह सोचा तो आयान की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह अभी भी थोड़ा परेशान था और उसने पूछा, सचिव दिनेश, हम इस कार में सवार हैं, क्या हम अनुपालन से बाहर हो जाएंगे? डॉक्टर आयान, क्या आपकी स्थिति इमरजेंसी नहीं है? भले ही सचिव संग्राम को बाद में पता चले, वह जरूर से इसे दोष नहीं देगा, सचिव दिनेश ने कहा और तुरंत उसके लिए ऑन्डी का पिछला दरवाजा खोला। दोनों कार में सवार हो गए और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। आयान ने कहा, मास्टर ड्राइवर, मिडिल स्कूल चलें। मिडिल स्कूल? सचिव दिनेश ने जब ये शब्द सुने तो वह शॉक्ड रह गया और उत्सुकता से पूछा, क्या आज मिडिल स्कूल को कॉलेज प्रवेश एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? जीनियस डॉक्टर आयान, क्या यह मुमकिन है कि कोई स्टूडेंट अचानक एग्जाम रूम में बीमार हो गया हो? आयान ने अपना सिर हिलाया और सूखी खांसी के साथ बोला, मैं कॉलेज प्रवेश एग्जाम के लिए जा रहा हूं। क्या? जब सचिव दिनेश ने यह सुना तो उसका चेहरा न विश्वास करने वाले था और उसकी आंखों के कोनों की मांसपेशियां फड़क उठीं और उसने बुदबुदाया, डॉक्टर आयान, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपसे झूठ क्यों बोल रहा हूं? जैसा कि आयान ने कहा, उसने प्रवेश टिकट निकाला, सचिव दिनेश के सामने एक नजर डाली और जारी रखा, मैं लगभग एग्जाम रूम में था, लेकिन मुझे यूनफेंग का फोन आया जिसमें बताया गया कि एक मरीज को दिल का दौरा पड़ा है। जिंदगी आसमान से भी बड़ी है, इसलिए मैं तुरंत वहां पहुंच गया। इन शब्दों को सुनकर सचिव दिनेश मदद नहीं कर सका और आयान का सम्मान किया। हालांकि डॉक्टरों का परोपकार, दुनिया में कितने लोग सच में ऐसा कर सकते हैं? हर कोई संत नहीं है, यह जरूरी है कि स्वार्थ होगा। हालांकि रोगी की पहचान जाने बिना आयान कॉलेज की प्रवेश एग्जाम में देरी के जोखिम पर एक अजनबी को बचाने में सक्षम था जो पहले कभी नहीं मिला था।
ऐसा बिना किसी लालच और महान चरित्र सच में सराहनीय है। और सचिव दिनेश ने आह भरी। अगले ही पल वह कुछ सोचने लगा। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और पाया कि यह पहले से ही 9:20 हो चुका था। उसने जल्दी से आगे की पंक्ति में ड्राइवर से कहा, मास्टर प्लीज जितनी जल्दी हो सके आए, जीनियस डॉक्टर की एग्जाम में देरी न करें। जैसे ही शब्द निकले ड्राइवर की आंखें भीग गईं। नंबर 1, स्पेशल कार के ड्राइवर के रूप में उनके ड्राइविंग कौशल स्वाभाविक रूप से शक से परे हैं। हालांकि वह आमतौर पर स्थिरता के साथ ड्राइव करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तेज नहीं चला सकता। उसने एक्सीलेटर पर जोर से धक्का मारा। बूम! बड़े विस्थापन वाले इंजन ने एक जानवर की तरह एक धीमी गर्जना की और काली ऑडी एक तीर की तरह अपने जगह की ओर चली गई। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सम्मेलन केंद्र के अंदर, हालांकि आयान जल्दी में चले गए, यशवंत रावत, डॉक्टर और दूसरे आधिकारिक कर्मचारी अभी भी सचिव संग्राम के पास इंतजार कर रहे थे। अचानक सचिव संग्राम ने खांसी निकाली और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वह अभी भी बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें साफ और समझदार थीं। वह जाहिर तौर से खतरे से बाहर था। अगले ही पल सभी की नजरों के सामने वह सच में अपने हाथों से टेबल पर बैठ गया। सचिव संग्राम, अब आप क्या सोचते हैं? यशवंत रावत ने आगे बढ़कर पूछा। डॉक्टर यशवंत, आप यहां क्यों हैं? सचिव संग्राम की आंखों में एक चकित भाव उभर आया। बेहोश होने से पहले के दृश्य को याद करते हुए और उलझन में पूछा, हाँ, क्या मुझे अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव के साथ सहयोग पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? सचिव संग्राम, आपको अभी दिल का दौरा पड़ा था और आप मंच पर बेहोश हो गए, यशवंत रावत ने समझाया। जब सचिव संग्राम ने ये शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे उसे डर सता रहा हो। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि अचानक दिल का दौरा कितना खतरनाक होता है और अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह मर जाएगा। यह सोचते हुए उसने यशवंत रावत को अपनी आंखों में थोड़ा सम्मान के साथ देखा और गहरी आवाज में कहा, मिस्टर यशवंत, आने के लिए धन्यवाद। जीवन की मदद न भूलने वाली है। वह सचिव संग्राम, आपने गलत आदमी को धन्यवाद दिया, यशवंत रावत ने शर्मिंदा होकर कहा। जब मैं आया तो आपकी जिंदगी खतरे में थी। मेरे चिकित्सा कौशल के साथ तुम्हें ठीक नहीं किया जा सकता। जिसने तुम्हें बचाया वह सच में मेरा स्वामी है। तुम्हारा स्वामी? यह सुनकर सचिव संग्राम ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान था। यशवंत रावत पहले से ही लखनऊ सुई राजा, चिकित्सा जगत के मास्टर हैं और उनके गुरु पवित्र हाथ देवताओं के बीच अमर होने चाहिए। मुझे डर है कि सचिव संग्राम इसके बारे में नहीं सोच सकता था। सच में यशवंत रावत के गुरु 17 या 8 साल के एक यंग लड़का है। मिस्टर यशवंत, आपके गुरु के बारे में क्या ख्याल है? मैं उन्हें आमने सामने धन्यवाद देना चाहता हूं। सचिव संग्राम ने स्टेट पार्टी समिति के नेता की थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा का दिखावा किए बिना सम्मान पूर्वक कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वे असली अजनबी, जो पैसे को गोबर समझते थे और राजकुमार और अभिमानी को जलाते थे, अपने आधिकारिक और अंशकालिक पदों के कारण कुछ भी नहीं थे। जी, जिंदगी और मौत के सामने एक देश के राजकुमार को भी कोई भाग्य नहीं मिलता है। अपनी क्षमता में भी एक प्रतिभाशाली डॉक्टर से परिचित होने में सक्षम होना एक बड़ा सम्मान होगा, जो चिकित्सा कौशल में सक्षम है। सचिव संग्राम, मेरे गुरु, उन्होंने ड्रैगन को देखा लेकिन अंत नहीं देखा। आपको ठीक करने के बाद वे जल्दी से चले गए। हालांकि अगर यह नियति है तो मुझे आपको फिर से देखना होगा, यशवंत रावत ने कहा। तो सचिव संग्राम थोड़ा खो गया था और चुपके से कहा, अगर फ्यूचर में कोई मौका है तो मैं जरूर से प्रतिभाशाली डॉक्टर के लिए एक भोज की मेजबानी करूंगा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इस समय खास कार भी मिडिल स्कूल के एग्जाम केंद्र में चली गई। भले ही ड्राइवर ने गैस पेडल पर जोर से दबाया हो, समय पहले ही 9:30 हो गया था। स्टूडेंट्स के स्टेडियम में प्रवेश करने की समय सीमा पार कर गया। एग्जाम केंद्र के प्रवेश द्वार पर अनगिनत प्रतीक्षारत माता पिता एकत्र हुए। आखिरकार कॉलेज की प्रवेश एग्जाम केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और यहां तक कि परिवार के दिलों को भी प्रभावित करती है। और इस खास कार्य के आगमन ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
और प्रतीक्षा कर रहे माता पिता ने कह, अरे यह सचिव संग्राम की खास कार है, स्टेट में नंबर 1। आज कॉलेज प्रवेश एग्जाम है। क्या सचिव संग्राम काम का निरीक्षण करने के लिए इस एग्जाम की जगह पर आएंगे? हम अजीब है। अगर ऐसा है तो मीडिया को बहुत पहले एक साक्षात्कार की तैयारी के लिए आना चाहिए था और इस एग्जाम केंद्र के नेता उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आए। इस समय खास कार का पिछला दाहिना दरवाजा अचानक खुल गया। एक आकृति तुरंत नीचे कूद गई, लेकिन यह सचिव संग्राम नहीं था जिसकी सभी को उम्मीद थी, बल्कि एक युवा आकृति थी। इसके तुरंत बाद सभी की न विश्वास करने वाले निगाहों के नीचे यंग लड़का एग्जाम केंद्र में भाग गया, लेकिन कर्मचारियों द्वारा तुरंत रोक दिया गया। इस समय आसपास के माता पिता फिर से चिल्लाए, अरे यह बच्चा कॉलेज प्रवेश एग्जाम देने नहीं आया था, है ना? मैंने कॉलेज प्रवेश एग्जाम में जाने के लिए किसी को पुलिस की गाड़ी लेते देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें कॉलेज प्रवेश एग्जाम के लिए स्टेट नंबर 1 खास कार में देखा है। क्या समय हो गया है? मैं लगभग 1 घंटा देरी से आया हूं। मैं अभी भी एक इंडियन एग्जाम दे रहा हूं। यह मूल रूप से खेल से बाहर है। 1 साल के लिए समीक्षा करने के लिए वापस जाओ और अगले साल फिर से लड़ो। इस समय यह देखकर कि आयान को कर्मचारियों ने रोक दिया था, सचिव दिनेश दौड़कर आया, लोगों को अपने काम के प्रमाण पत्र दिखाए और फिर शिक्षा प्रणाली के एक नेता को बुलाया। जल्द ही अपने 50 साल के मिडिल एज का आदमी एग्जाम केंद्र से बाहर निकल गया। सचिव दिनेश को देखने के बाद उसने सिर हिलाया और झुककर चापलूसी की और फिर आयान को एग्जाम रूम में ले आया। पहली एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे बाद आयान आखिरकार एग्जाम रूम में दाखिल हुआ। एग्जाम रूम युद्ध का मैदान। इसके बाद वह एक के बाद एक दुश्मनों को हराने के लिए कलम और स्याही का इस्तेमाल तलवार की तरह करेगा और अंततः हजारों लोगों के ऊपर खड़ा होगा और चैंपियन का ताज जीतेगा। जब आयान रूम में चला गया तो कमरे में हलचल मच गई। दोनों गार्ड साफ तौर से आश्चर्यचकित थे। नियमों के अनुसार उम्मीदवार बहुत पहले स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हालांकि आयान के साथ आए मिडिल एज के आदमी ने 2 निगरानी शिक्षकों से कुछ शब्द फुसफुसाए। उनके चेहरे अचानक हैरान हो गए और उसने आयान की देरी पर एक आंख खोली। एक आंख बंद करो। आयान तेजी से रूम में एकमात्र खाली सीट पर चला गया। एक गलियारे के बाईं ओर यह रिया थी। सच में एग्जाम की शुरुआत में रिया पहले से ही यह देखने के लिए परेशान थी कि आयान को बहुत देर हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि आयान को किस परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे एग्जाम में देरी होगी, लेकिन एग्जाम रूम में वह आयान तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकी। इस समय उसे प्रकट होते देख रिया ने राहत की सांस ली। उसके दिल का बड़ा पत्थर तुरंत गायब हो गया और वह उसे देखकर मुस्कुराई। यह देखकर आयान ने भी मजबूत मुस्कान दिखाई, फिर सीट पर बैठ गई। फाउंटेन पेन से बचकर टेस्ट पेपर उठाया और प्रश्न को स्कैन किया। अब टेस्ट शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका है और कुछ तेज स्टूडेंट पहले से ही निबंध लिख रहे हैं। कॉलेज प्रवेश एग्जाम के लिए इंडियन टेस्ट पेपर को सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा करना ज्यादातर स्टूडेंटों के लिए लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब आयान पहले सिमुलेशन समस्या पर काम कर रहा था तो वह इसे सबसे कम से कम 45 मिनट में पूरा कर सकता था। इस समय आयान के पास कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं थी। उसने अपने दिमाग में सभी विचलित करने वाले विचारों को छोड़ दिया, अभी के सभी अंतराल को भूल गया और खुद को टेस्ट के सवालों पर समर्पित कर दिया। उसके दिमाग में अनगिनत ज्ञान प्रकट हुए, जैसे कि वह बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था। उसने बस एक कलम उठाई और लिख दिया। कलम की नोक टेस्ट पेपर पर रगड़ती है और आयान की कलम ड्रैगन और सांप की तरह है। एग्जाम खत्म होने में आधा घंटा बचा था, इसलिए आयान ने आखिरकार उत्तर पूरा कर लिया और काली कलम रख दी, जैसे कोई तलवारबाज तलवार को म्यान में वापस रखता है। इस समय मैदान में ज्यादातर स्टूडेंट अभी भी निबंध लिख रहे हैं। आयान ने कई बार टेस्ट पेपर की जांच की और पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें बदलाव किया जा सके, इसलिए उसने पेपर सौंपने के लिए अपना हाथ उठाया। इसके तुरंत बाद सभी की हैरान आंखों के सामने वह शांत तरीके से एग्जाम रूम से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर रूम में कई स्टूडेंट तिरस्कार से भरे हुए थे। तुम किस तरह का व्यवहार कर रहे हो?
जल्दी से जल्दी आओ और पेपर सौंप दो, और इसमें केवल 1 घंटा पहले और बाद में लगता है। यदि तुम एग्जाम में अच्छे रिजल्ट पा सकते हो तो दूसरे लोगों को उलझने की जरूरत नहीं होगी। बाहर जाने के बाद आयान सीधे नहीं गया, बल्कि एग्जाम रूम के इंटर गेट पर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद रिया ने भी पहले से कागजात सौंप दी और बाहर चली गई। उसने पहली नजर में भीड़ में आयान को देखा, जो पूरे रास्ते में दौड़ता हुआ जा रहा था। फिर आसपास के अनगिनत माता पिता के ध्यान में आयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के रिया का हाथ थाम लिया। आयान की हथेली का टेम्परेचर महसूस करते हुए रिया शर्मा गई और बेहद शर्मीला हो गई, लेकिन संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय उसे एक छोटी पत्नी की तरह उसके द्वारा बाहर ले जाया गया। यह दृश्य देखकर आसपास के कई माता पिता ने आह भरी। इतनी चिकनी इंडियन गोभी सच में इस बच्चे ने कुचल दी थी। आयान और रिया साथ साथ चल रहे थे। रिया ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और चिंता से पूछा, आयान, तुम सुबह इतनी देर से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता मत करो रिया, कुछ छोटी मोटी बातें हुई हैं, लेकिन उनका समाधान हो गया है, आयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके तुरंत बाद दोनों ने पास में एक रेस्टोरेंट ढूंढा। दोपहर के भोजन के बाद आराम किया, खुद को तरोताजा किया और दोपहर की एग्जाम के लिए तैयार हुए। सीनियर ईयर का अंतिम वर्ष बहुत लंबा होता है। हर दिन 1 साल जैसा होता है। एग्जाम पेपर्स के ढेर और लगातार एग्जाम मेरे पूरे जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। हाई स्कूल का तीसरा वर्ष बहुत छोटा होता है। पलक झपकते ही कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आ जाती है। पूरे साल की मेहनत पिछले 2 दिनों के लिए है। कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम के बाद मुझे नहीं पता कि कितने दोस्त और प्रेमी अलग हो जाएंगे और अपने अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। अचानक आयान ने मुंह खोला और पूछा, रिया, तुम किस यूनिवर्सिटी में जा रही हो? ब्राइट यूनिवर्सिटी या ग्लोबल यूनिवर्सिटी? अभी तक फैसला नहीं किया है। रिया ने कुछ देर सोचा। अचानक उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा निश्चय कर लिया हो, और कहा, आयान, मैं जहां जाना चाहोगी वहां जाऊंगी। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं है, लेकिन यह बहुत मजबूत है, बिल्कुल अपने पति से शादी करने जैसा। रिया के लिए, जो हमेशा से ही आरक्षित और बेहद पतली त्वचा वाली रही है, यह पहले से ही एक साहसिक स्वीकारोक्ति है। आयान ने शब्द सुने और उसके दिल में अचानक एक गर्म धारा बह निकली। उपस्थिति और फैमिली बैकग्राउंड के मामले में भी नीरा रिया से बेहतर थी, लेकिन उसकी राय में नीरा रिया की छोटी उंगली से भी बदतर था। कई लोगों के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के 2 दिन सिर्फ 2 साधारण दिन थे, जिनका उल्लेख करने लायक नहीं था। लेकिन हाई स्कूल के हर तीसरे वर्ष के स्टूडेंट के लिए यह उनके जीवन का सबसे जरूरी दिन होता है। अगली दोपहर आखिरी एग्जाम अंग्रेजी की थी। मिडिल स्कूल के गेट पर उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे अभिभावकों के अलावा कई रिपोर्टर भी हैं। कल नंबर 1 खास कार की उपस्थिति के बारे में कई गवाह और अफवाहें थीं। कुछ जानकार रिपोर्टरों ने एक असामान्य सांस को सूंघा। हालांकि उन्हें पर्दे के पीछे की सच्चाई नहीं पता थी, फिर भी वे यहां रुकने और यह देखने के लिए तैयार थे कि क्या उन्हें कोई बड़ी खबर मिल सकती है। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे से ज्यादा समय बाद कोई आदमी एग्जाम रूम से बाहर आया। जाहिर तौर पर पहले से ही पेपर सौंप रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि वह आदमी आयान है। इस समय वह आराम से दिख रहा था। उसके मुंह के कोनों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे कि उसने जीतने वाला टिकट हासिल कर लिया हो और वह कॉलेज प्रवेश एग्जाम में शीर्ष चयन की तरह लग रहा था। कौन है वह? और यह कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। उसे बाहर आते देखकर लखनऊ न्यूज चैनल की एक महिला रिपोर्टर माइक्रोफोन के साथ उसका इंटरव्यू लेने के लिए चली आई। नमस्ते, इस साल कॉलेज एग्जाम में सुधार किया गया है और हर कोई आमतौर पर सोचता है कि एग्जाम का पेपर बहुत कठिन है। आपने इसे इतनी जल्दी सौंप दिया। क्या आपको लगा कि एग्जाम का विषय बहुत कठिन था, इसलिए आपने हार मान ली? महिला रिपोर्टर ने उत्सुकता से पूछा। उसे मिली जानकारी के अनुसार इस साल की कॉलेज प्रवेश एग्जाम ने खास रूप से पेपर तैयार करने के लिए कई राष्ट्रीय शैक्षणिक नेताओं को काम पर रखा था। स्टूडेंट के बीच प्रतिभाओं का चयन करने के लिए
एग्जाम के प्रश्नों की कठिनाई बहुत बढ़ गई थी। कल इंडियन और गणित की एग्जाम के बाद वरिष्ठ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का एक समूह पहले से ही एग्जाम की कठिनाई के बारे में शिकायत कर रहा था। यहां तक कि कई शिक्षा स्पेशलिस्टों ने कहा कि इस साल की एग्जाम के पेपर सच में बहुत ज्यादा हैं और आखिरी रिजल्ट एक चट्टान की तरह बर्फ के गिरने जैसा होगा, जो बेहद है। लेकिन इस समय जब उसने महिला रिपोर्टर का सवाल सुना तो आयान ने अपनी भौहें उठाईं और खालीपन से पूछा, क्या यह कठिन है? मुझे यह महसूस नहीं हुआ। जैसे ही यह बयान सामने आया, महिला रिपोर्टर एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। अगर उसे आयान की ईमानदार आवाज महसूस नहीं होती तो उसे लगता कि दूसरा पक्ष जानबूझकर गलती निकाल रहा है। अहम महिला रिपोर्टर ने माहौल की शर्मिंदगी को कम करते हुए सूखी खांसी की और फिर से पूछा, ऐसा लगता है कि यह सहपाठी अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त है। तो आपके अनुमान के अनुसार आप इस एग्जाम में कितने नंबर पा सकते हैं? 750 नंबर। आयान ने साफ तौर से बात को काट दिया। क्या? महिला रिपोर्टर ने अवचेतन रूप से कहा, जैसे कि वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रही थी, और घबराहट में पूछा, अरे स्टूडेंट, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि पूरा स्कोर क्या है। मैं पूछ रही हूं, आपको लगता है कि आप कितने नंबर का परीक्षण कर सकते हैं? 750 नंबर। आयान ने फिर से बात की। उसकी आवाज मजबूती और आत्मविश्वास से भरी थी। इस डर से कि महिला रिपोर्टर इस पर विश्वास न कर ले, उसने कहा, तुमने गलत नहीं सुना। मुझे लगता है कि मैं एग्जाम में पूरे नंबर पा सकता हूं। यह सुनकर महिला रिपोर्टर ने जल्दी से ठहाका लगाया, दृश्य को खत्म करने की कोशिश करते हुए, हे, ये क्लासमेट सच में हंस सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आयान का चेहरा पानी की तरह गहरा था और उसने सीरियसली कहा, मेरा लक्ष्य कॉलेज प्रवेश एग्जाम में टॉपर स्टूडेंट बनना है। इस बार जब से मैंने कॉलेज प्रवेश एग्जाम दी है, बाकी सभी केवल दूसरे जगह के लिए दुश्मनी कर सकते हैं। उसकी आवाज दबंग और सर्वोच्च है, दुनिया को देखते हुए, भीड़ की उपेक्षा करते हुए, जैसे कि वह दूसरे उम्मीदवारों को बिल्कुल भी दुश्मन नहीं मानता है। जब यह टिप्पणी सामने आई तो न केवल महिला रिपोर्टर बल्कि आसपास के सभी लोग चौंक गए। यह उनके लिए पहली बार ऐसा दबंग बयान सुनने का मौका था, जैसे कि वे कॉलेज एग्जाम के चैंपियन को अपनी प्रॉपर्टी मानते हों। स्टूडेंट, हमारे साक्षात्कार को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम आज शाम 6:30 पर समाचार स्टेशन पर प्रसारित किया जाएगा, महिला रिपोर्टर ने समझाया। लखनऊ स्टेट समाचार चैनल को स्टेट का सबसे प्रभावशाली चैनल माना जा सकता है और अब यह साक्षात्कार, हालांकि तब तक केवल कुछ 10 सेकंड का फुटेज हो सकता है, लेकिन आयान की दबंग घोषणा पूरे स्टेट में लोगों द्वारा सुनी जा सकती है, जिससे हंगामा मच जाएगा। लखनऊ न्यूज चैनल को स्टेट में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला समाचार चैनल माना जा सकता है। खास रूप से शाम को 6:30 पर दिल्ली न्यूज प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित किया जाता है। कई मिडिल एज के लोगों को खाने और समाचार देखने की आदत होती है। आज सोनिया एग्जाम रूम से साधारण किराए की झोपड़ी में लौटी, लेकिन उसने पाया कि उसकी मां के पास बहुत परेशान में थी। उसने मछली और झींगा, 4 डिश और एक सूप सहित शानदार खाने की एक मेज सजाई। शायद कई शहरी परिवारों के लिए यह सिर्फ आम बात है, लेकिन कुछ साल पहले सोनिया के पिता वित्तीय समस्याओं के कारण जेल गए और उनका परिवार मुश्किल में पड़ गया। मूल रूप से परिवार में सभी अचल प्रॉपर्टी सील हुई थी और केवल अपनी मां पर निर्भर थी कि वह अपना भरण पोषण करने के लिए अजीबोगरीब काम करे। सौभाग्य से वह भी बहुत उत्साहित थी। उसने स्कूल में कई स्टूडेंट अवार्ड जीती और वीकेंड में परिवार को सब्सिडी देने के लिए गुप्त रूप से अजीबोगरीब काम किए। खाने की उस मेज को देखकर सोनिया ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, माँ, खाने की इस मेज की कीमत 100 रुपए है। यह हमारे 3 दिन गुजारने के लिए काफी है। यह सुनकर माँ का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गले से लिपट गई। सोनिया, मैंने पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, चलो जश्न मनाते हैं। सोनिया की माँ इस साल सिर्फ 40 के आसपास की थी और वह अपने चेहरे की बनावट और चेहरे की खासियत से यह बता सकती थी कि जब वह छोटी थी तो वह जरूर से एक बड़ी सुंदरी थी।
हालांकि पिछले कुछ सालों की कठिनाई ने उसके मंदिरों को चांदी के धागों से भर दिया है और वह बूढ़ी और क्षीण दिखती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह 50 साल की है। माँ, चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। अगर किस्मत ने स्टेट में शीर्ष 10 में जगह बनाई तो कई तरह के स्टूडेंट की आदत और सोच देखने को मिलेंगी। सोनिया ने बहुत समझदारी से कहा, लेकिन उसकी समझदारी ने सोनिया की मां रीना को परेशान और दुखी महसूस कराया। इसके तुरंत बाद सोनिया ने रिमोट कंट्रोल पाया और टीवी चालू कर दिया। यह कोई नया एलसीडी टीवी नहीं है, बल्कि 20 साल से भी ज्यादा पुराना भारी भरकम चौकोर लोहे का डिब्बा है। इसमें चुनने के लिए सिर्फ कुछ चैनल हैं। कभी कभी सिग्नल खराब होता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा रह जाता है। यही हाल है। यह टीवी इस जर्जर कमरे में सबसे बढ़िया बिजली का उपकरण भी है। 2 दिन की कॉलेज प्रवेश एग्जाम आज दोपहर आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। अब आइए रिपोर्टर के ऑन साइट इंटरव्यू पर एक नजर डालें। न्यूज एंकर की आवाज टीवी से निकली और तुरंत सोनिया की मां और बेटी का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार इस कॉलेज प्रवेश एग्जाम ने स्टूडेंट्स और अभिभावकों के दिलों को प्रभावित किया है। स्टूडेंट, क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूं? टीवी स्क्रीन पर एक महिला रिपोर्टर एक लड़के का इंटरव्यू ले रही थी, जो पहले ही पेपर देकर बाहर निकल चुका था। हालांकि अगले ही पल स्क्रीन पर इंटरव्यू लेने वाले लड़के का चेहरा देखकर सोनिया ने आह कहा। उसके बाद उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपने सिंदूरी होठों को ढकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य भरा था, जिसे छिपाना मुश्किल था। एक तरफ सोनिया की मां उसके हैरानी से शोकेस थी और चिंता से पूछा, सोनिया, क्या बात है? क्या तुम परेशान हो? नहीं नहीं। सोनिया का सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल गया और अचानक उसके सफेद गालों पर 2 लाल बादल आ गए, जो आकर्षक था। इस समय मां ने अचानक उसकी निगाहों पर ध्यान दिया, जो हमेशा स्क्रीन पर लड़के को सीधे देख रही थी, जिसमें उसकी बेटी की शर्म और आकर्षण का स्पर्श भी था। अचानक मां को कुछ याद आया और उसने पूछा, सोनिया, क्या तुम टीवी पर लड़के को जानती हो? क्या? सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां जासूस से भी ज्यादा संवेदनशील थी और वह एक नजर में उसके मन की बात जान सकती थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, उसका नाम आयान है, मेरा जूनियर हाई स्कूल का क्लासमेट। कुछ समय पहले संयोग से हमने उसे कई बार देखा है। यह सुनकर मां ने मुस्कान दिखाई और सार्थक रूप से कहा, सोनिया, कॉलेज का एग्जाम खत्म हो गई है और तुम लगभग वयस्क हो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे घुलने मिलने की कोशिश कर सकती हो। मां, हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। सोनिया शर्म से भरी हुई थी, थोड़ी उलझन में थी। यह नहीं जानती थी कि इसे कैसे समझाए। उसी समय समाचार में साक्षात्कार जारी रहा। नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वर्ष कॉलेज प्रवेश एग्जाम में सुधार किया गया है और हर कोई आम तौर पर शिकायत करता है कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन हैं। क्या आपको लगता है कि एग्जाम के क्वेश्चन बहुत कठिन हैं, इसलिए आपने हार मान ली? महिला रिपोर्टर ने पूछा। क्या यह कठिन है? मुझे ऐसा नहीं लगा, आयान ने हल्के से कहा। ऐसा लगता है कि यह स्टूडेंट अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त है। तो आपके अनुमान के अनुसार आप इस एग्जाम में कितने नंबर पा सकते हैं? 450 नंबर। स्टूडेंट, मैं यह नहीं पूछ रही हूं कि पूरा स्कोर क्या है, मैं यह पूछ रही हूं कि आपको लगता है कि आप कितने नंबर पा सकते हैं। 750 नंबर, आपने सही सुना। मुझे लगता है कि मैं पूरे नंबर पा सकता हूं। हे, यह स्टूडेंट सच में मजाक कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आयान और महिला रिपोर्टर के बीच यह बातचीत न केवल मां और बेटी की नजरों में आई, बल्कि लखनऊ स्टेट के टीवी और अनगिनत दर्शकों की नजरों में भी आई। कुछ समय के लिए अनगिनत दर्शक हैरान रह गए, एक न विश्वास करने वाले नजर के साथ। हालांकि नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने इतना आत्मविश्वासी युवक देखा है। कॉलेज प्रवेश एग्जाम में पूरे नंबर, क्या मजाक है? कॉलेज प्रवेश एग्जाम प्रणाली की स्थापना के बाद से कोई भी आदमी, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसने कभी ऐसा कारनामा नहीं किया है। जिस बच्चे का साक्षात्कार लिया गया था, उसका मतलब था
कि वह दुनिया के बाकी सभी लोगों से ज्यादा होशियार था। इस समय उन्होंने देखा कि आयान की आंखें अचानक कैमरे को घूर रही थीं और उसकी आवाज सोने और टूटे हुए पत्थरों को चीरती हुई आवाज बना रही थी। मेरा लक्ष्य कॉलेज प्रवेश एग्जाम जीतना है। इस बार जब से मैंने कॉलेज प्रवेश एग्जाम दी है, बाकी सभी केवल दूसरे जगह के लिए दुश्मनी कर सकते हैं। दबंग। दुनिया को देखने और भीड़ की अवहेलना करने के इस तरह के प्रभुत्व ने टीवी के सामने सभी को गहराई से झकझोर दिया है। बूम! आयान के शब्द एक ब्लॉकबस्टर की तरह सभी के दिलों में सीधे फट गए। जब सोनिया की मां ने उन शब्दों को सुना तो उसे सदमे से उबरने में काफी समय लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब भावना के साथ उसने कहा, सोनिया, तुम सच में थोड़ा आश्वस्त हो। हालांकि इस समय सोनिया के दिमाग में यह उस दिन डिनर पार्टी में दिखाई दिया। आयान एक जिंदगी नहीं हो सकता। एक भगवान की तरह मजबूती से सिर हिलाया और बड़बड़ाई, मां, अगर उसने कहा तो मुझे विश्वास है कि वह यह कर सकती है। हालांकि सोनिया जैसे कम लोग हैं जो आयान पर विश्वास करते हैं। ज्यादातर दर्शक जो टीवी देख रहे थे, खास रूप से कई वरिष्ठ हाई स्कूल के स्टूडेंट ने आयान के अभिमानी शब्दों को सुना। उनके दिलों में एक ज्वाला उठी। धिक्कार है, ये बच्चा कौन है? तुम पागल हो। हाँ, वह फिर से एक पूरा स्कोर पाना चाहता है और वह कॉलेज प्रवेश एग्जाम में शीर्ष स्टूडेंट बनना चाहता है। क्या वह सोचता है कि वह महान ज्ञानी का पुनर्जन्म है? हाँ, मेरे नजरिए से यह शायद एक पागल है ना? पहली बार जब मैं टीवी पर गया तो मैंने जानबूझकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ दिमागी शब्द कहे। इस अवसर को प्रचार के लिए लिया और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहता था। ठीक है, क्या वह गुस्सा नहीं करना चाहता था? चलो उसकी मदद करते हैं। हे, सौभाग्य से मेरे टीवी में वॉच बैक फंक्शन है। मैं एक तस्वीर काटूंगा और इसे मोमेंट्स को भेजूंगा और पूछूंगा कि क्या कोई जानता है कि यह बच्चा इतना पवित्र कौन है? वह इतना भूखा क्यों है? जैसे ही समाचार प्रसारित हुआ, आयान की टिप्पणी वी चैट, वीबो और वी मीडिया जैसे विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से फैल गई। इंटरनेट के समय में लोगों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। 6 डिग्री अलगाव के सिद्धांत के अनुसार आपके और किसी भी अजनबी के बीच 6 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, 6 लोगों के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी अजनबी को जान सकते हैं, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी। आयान की पहचान की पुष्टि करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने समाचार देखा उनमें उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल के टीचर और स्टूडेंट और यहां तक कि आयान के सहपाठी भी शामिल थे। जल्द ही उनकी प्रासंगिक सूचना सामग्री मानव मानस द्वारा प्रकट की गई। आयान, उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल में तीसरे वर्ष का स्टूडेंट, 1 साल पहले स्वर्ग का गौरव था और उसने नेशनल ओलंपिक मैथ कंपटीशन का दूसरा पुरस्कार जीता था। लेकिन इस साल उसके ग्रेड गिर गए हैं और उसका ग्रेड नीचे गिर गया है। 2 महीने पहले वह अपनी ताकत हासिल करने लगा और गणित में अद्भुत प्रतिभा दिखाई, जिसने लखनऊ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का पक्ष आकर्षित किया। वह उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से गपशप का एक टुकड़ा फैल गया। कई लोग आयान के अनुभव के बारे में जानने के बाद थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आखिरकार लखनऊ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को जैतून की शाखा फेंकने की क्षमता ने कम से कम यह साबित कर दिया कि वह सच में प्रतिभाशाली था। दूसरी ओर यह भी साबित हुआ कि वह इतना घमंडी था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी भी उसे नीची नजर से देखता था। फिर भी इसका मतलब केवल यह है कि आयान में गणित में अद्भुत प्रतिभा है। कॉलेज प्रवेश एग्जाम में टॉप प्लेस प्राप्त करना और यहां तक कि पूरा नंबर पाना अभी भी एक कल्पना है। कुछ समय के लिए किसी ने आयान को एक उपनाम दिया, इतिहास का सबसे पागल उम्मीदवार। इंडिया के पारंपरिक गुणों में जिसकी हमेशा प्रशंसा की गई है वह है सौम्यता, शिष्टाचार, मितव्ययिता और रियायत। विनम्रता सबसे जरूरी पारंपरिक गुणों में से एक है। हर बच्चे को उसके माता पिता द्वारा बचपन से ही शिक्षित किया जाता है और वह नुकसान और विनम्रता से भरा होता है।
विनम्रता का चरित्र लोगों के दिलों में गहराई से निहित है और हर इंडियन की हड्डियों में उकेरा गया है। यह एक एग्जाम देने जैसा है। भले ही आप हर दिन आधी रात को 1 या 2 बजे तक किताब पढ़ते हों, आप पहले से ही किताब के पीछे का हिस्सा सीख चुके हैं। लेकिन एक बार जब दूसरे पूछते हैं तो ज्यादातर लोग अभी भी कहेंगे कि ऐसी कई चीजें हैं जिनकी उन्होंने अच्छी तरह से समीक्षा नहीं की है। विनम्रता के अलावा ज्यादा जरूरी कारण यह है कि अगर मैं कोई गलती करता हूं और एग्जाम में असफल हो जाता हूं, तो मेरे पास कम से कम एक रास्ता होगा और मुझे मुंह पर पीटा नहीं जाएगा। और अब आयान की दबंग घोषणा सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर उग्र हो रही है और यह पूरी तरह से लोकप्रिय है। खास तौर पर यह वाक्य इस बार, जब से मैंने कॉलेज प्रवेश एग्जाम दी है, बाकी सभी केवल दूसरे जगह के लिए दुश्मनी कर सकते हैं। बिना किसी लालच के यह है कि मैं केवल यह कह रहा हूं कि वह पहला स्थान लेगा। यदि आप इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो आप इसे सब कुछ पकड़ लेंगे। पागल, यह पागलपन है। इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है। रातों रात न केवल लखनऊ स्टेट बल्कि पूरा देश जानता है कि ऐसा पागल है। और इतिहास का सबसे जंगली उम्मीदवार भी वीबो पर एक समय का हॉट सर्च शब्द बन गया है, जिसे कई मीडिया ने उजागर किया है। हालांकि आयान का नाम सीधे तौर पर नहीं दिखता है, फिर भी अनगिनत लोग हैं जो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जनवरी में रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। पुराने समय से इंडिया में पागलों की कभी कमी नहीं रही है। पुराने पागल सबसे फेमस कविता परी की पीढ़ी है, जिसने गोल्डन मंदिर पर अपने जूते उतारने की हिम्मत दी। और एक कवि की कविता में यह कहता है, मैं पागल हूं। यह कितना शांत और अभिमानी है। और अब कैमरे के सामने आयान ने स्वीकार किया कि वह कॉलेज प्रवेश एग्जाम में टॉपर स्टूडेंट बनना चाहता है। यह पूरे नंबर की एक अनोखा उपलब्धि है। कुछ हद तक वह पूर्वजों से बिल्कुल भी कम नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। हालांकि आत्मविश्वास और अहंकार केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन उनके अर्थ बहुत अलग हैं। एक शक्तिशाली ढोंगी को नूबी कहा जाता है, मूर्ख होने का दिखावा करने में असमर्थ। इस खबर के बारे में सुनने वाले लगभग सभी लोग आयान के बारे में आशावादी नहीं थे, यह सोचकर कि वह सिर्फ दिखावा करने वाला जोकर है। एक बार रिजल्ट सामने आने के बाद वह पूरी तरह से मजाक बनकर रह जाएगा, दुनिया द्वारा मजाक बनाया जाएगा। लेकिन इस निंदक में आयान को दुनिया के खिलाफ एक आदमी की भावना है। इस तरह की हताश स्थिति में अगर आयान कॉलेज प्रवेश एग्जाम में नंबर 1 बन गया और यहां तक कि पूरे नंबर भी हासिल किए, तो वह एक कहानी बन गया। सभी जीवित प्राणियों के शीर्ष पर खड़ा होकर गौरव का आनंद ले रहा था। हालांकि आयान, जो कॉलेज प्रवेश एग्जाम के युद्ध के मैदान से बाहर निकल गया था, उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। एग्जाम के बाद वह दूसरे चीजों के प्रभाव के बिना घर लौट आया। उसने सभी बातों को छोड़ दिया और अपना सारा समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में बिताया। नीरा के साथ उसके समझौते से पहले केवल 2 महीने से भी कम समय बचा था। उसकी ताकत का क्षेत्र कभी नहीं टूटा है और वह अभी भी शरीर शक्ति बदलाव करने के 5वें चरण के शिखर पर है, जो येलो एरिया के शुरुआती चरण के ग्रैंड मास्टर के बराबर है और पैतृक अधिपति की भाला तकनीक को दरवाजे की पहली झलक के रूप में माना जा सकता है, जो हवा, जंगल, आग और पहाड़ की 4 पूरी तरह से अलग अलग रणनीति का उपयोग करने में सक्षम है। आयान का मानना है कि जिस दिन वह शहर में प्रवेश करेगा, वह जरूर से पूरे पूर्वी परिवार को झटका देगा। देव पर्वत, पुरानी स्वर्गीय साधना आश्रम सबको। नीरा ने पंख की तरह कपड़े पहने हैं, बर्फीली मांसपेशियों, जेड हड्डियों, फूलों और चंद्रमा की उपस्थिति के साथ, और फड़फड़ाते कपड़े एक 9 दिवसीय परी की तरह पृथ्वी पर उतर रहे हैं। उसके शरीर का गैर नरभक्षी स्वभाव तियान शान पर्वत पर एक बर्फ के कमल की तरह है। उसकी आत्मा को केवल दूर से देखा जा सकता है, लेकिन खेला नहीं जा सकता है, और यहां तक कि नश्वर आदमी भी शर्मिंदगी के साथ पैदा होता है। हालांकि इस समय उसने अपनी आस्तीन से एक मोबाइल फोन बहुत अचानक निकाला। सामान्य परिस्थितियों में देव पर्वत के पुराण स्वर्गीय साधना आश्रम में अभ्यास करते समय नीरा, हालांकि समर चौधरी के दल की वापसी के बाद से
उनके पुराने नासमझ रहस्य में एक लहर सी दिखाई देती है। हालांकि यह श्रव्य नहीं है, यह समय समय पर उन्हें असहज महसूस कराता है। यंग मास्टर आयान, जिनके साथ उनका विवाह अनुबंध था, हालांकि बेहद कमजोर थे, उनकी आंखों ने उन्हें बिना किसी कारण के संकट का एहसास कराया। इसलिए नीरा ने समर चौधरी को हर समय आयान की हरकतों पर ध्यान देने और कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत उन्हें रिपोर्ट करने का आदेश दिया। इस समय नीरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन पाया कि समर चौधरी ने एक वीडियो भेजा था। वीडियो प्रसारित होने के बाद जो दिखाई दिया वह समाचार स्टेशन आयान का साक्षात्कार लेने का फुटेज था। खास रूप से अंतिम दबंग घोषणा ने नीरा को एक भ्रम भी दिया, जैसे कि आयान हवा में उसके खिलाफ युद्ध की पटकथा लॉन्च कर रहा था। पूरा वीडियो देखने के बाद नीरा के मुंह से एक अजीब सी आकृति ऊपर की ओर उभरी और वह खुद से फुसफुसाया, हाँ आयान, तुम अभी भी बहुत भोली हो। भले ही तुम वाकई एग्जाम में एक बेहतरीन अंक प्राप्त कर लो, लेकिन इसका क्या? पूर्वी परिवार की शक्ति के साथ तुम जरूर से कॉलेज प्रवेश एग्जाम में टॉपर स्टूडेंट नहीं बनोगे। अंत में उसकी फीनिक्स आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। यह एक और देर रात थी। आयान ने मार्शल आर्ट का अभ्यास खत्म किया और आराम करने के लिए घर जा रहा था। हालांकि जब वह अपने घर के दरवाजे पर चला गया तो उसने पाया कि एक सुंदर आकृति उसके दरवाजे के खिलाफ झुककर सो गई थी। दूर से देखने पर मैंने देखा कि महिला लंबी थी और भले ही 2 लंबे पैर जीन्स में लिपटे हों, फिर भी यह कल्पनाशील था। ऊपरी शरीर पर एक ही कोट पहने हुए खुरदरा वक्र एक पके आलू की तरह है, जो लोगों को व्यक्त करने के लिए तैयार होने का एहसास कराता है। अगर यह कमजोर एकाग्रता वाला आदमी है तो शायद उसकी मौके पर ही नाक से खून बह जाएगा। आड़ू के गाल और फीनिक्स की आंखें, मोटे सिंदूरी होंठ गुलाब की तरह नाजुक हैं और वह सुंदर चेहरा उम्र से भी ज्यादा आकर्षक है। सानवी। आयान ने पहली नजर में ही इस छोटी चुड़ैल को पहचान लिया। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। यह अराजक छोटी चुड़ैल अचानक उसके घर कैसे भाग गई और गेट के सहारे सो गई। हालांकि उसकी नींद भरी शक्ल पहले की तुलना में कम घमंडी है और थोड़ी ज्यादा आकर्षक और प्यारी है, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह, और उसकी छाती बहुत नियमित रूप से ऊपर नीचे होती है जब वह सांस लेती है। अचानक उसे पता नहीं चला कि उसने क्या सपना देखा था और वह कुछ बार बुदबुदाई, सानवी उठो, तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? आयान ने उसका कंधा ठपठपाया। थोड़ी देर बाद सानवी ने अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ा और धीरे से अपनी आंखें खोली। कुछ सेकंड के बाद उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, आयान, तुम वापस आ गई हो। मैं इंतजार करते करते सो गई हूं। अब क्या समय हो गया है? आयान ने शब्द सुने, अपने फोन को देखा और कहा, अभी 11:30 बज रहे हैं। अरे, अचानक सानवी ने कहा, बस हो गया, समय लगभग खत्म हो गया है। इसके साथ ही उसकी खूबसूरत आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उसके चेहरे पर एक निराश भाव दिखाई दिया। क्या हुआ? समय खत्म हो गया है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। अप्रत्याशित रूप से इस समय सानवी ने उसे गुस्से से देखा, जैसे कि वह गुस्से में थी, और अपने गालों को फुलाकर गुस्से से कहा, आयन, लोग दोपहर से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा सेल फोन नहीं मिल पा रहा है। कौन जानता है कि तुम इतनी देर से वापस आए? बताओ, क्या तुम फिर से रिया के साथ डेट पर गए थे? नहीं। आयन अवचेतन रूप से वापस लौटा और फिर पाया कि कुछ गड़बड़ है और बोली, हाँ सानवी, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं तुम्हें यह क्यों समझाऊं? पहले मुझे बताओ, तुम यहाँ इतने लंबे समय से मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? वह सानवी लंबे समय तक लड़खड़ाती रही। उसके गाल अचानक लाल हो गए और उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, जैसे उसने कोई दृढ़ संकल्प किया हो। उसने हिम्मत से कहा, आयान, सच में आज मेरा 18वां जन्मदिन है। मेरे गॉडफादर ने मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी तैयार की थी, लेकिन जो लोग आए थे वे सभी गॉडफादर के आदमी थे, या तो बड़े भाई, या किस जिले से या किस क्लब से गाए। ये बहुत उबाऊ है, इसलिए मैं भागकर बाहर आई और तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। कौन जानता है कि अब लगभग 12 बज चुके हैं। इसे भूल जाओ, अच्छी तरह से आराम करो, मैं अब चलती हूँ। अंत में सानवी का स्वर बेहद अकेला था।
और वह नीचे चली गई। प्रकाश ने उसकी छाया को फैला दिया और लंबा आंकड़ा इस समय बहुत अकेला लग रहा था। और भी बहुत कुछ, आयान ने अचानक जोर से कहा। सानवी, क्या यह 12 बजे से आधा घंटा पहले नहीं है? अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं तो मुझे अपना जन्मदिन आपके साथ मनाने दें। सच में? सानवी ने तुरंत रुककर अपना सिर पीछे घुमाया। उसकी एकाकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ सूझा। उसकी दिलचस्पी फिर से कम हो गई और वह बुदबुदाई, मैं मूल रूप से मनोरंजन पार्क जाना चाहती थी, लेकिन यह 12 बजे बंद हो जाएगा। मैं यहां से भागी, वैसे भी आधे घंटे में। यह नहीं हो सकता। मनोरंजन पार्क? क्या यह शहर के दक्षिण में नया खुला पार्क है? आयान ने पूछा। हाँ, मैंने सुना है कि लखनऊ में सबसे बड़ा फेरिस व्हील है, लेकिन आज बहुत देर हो जानी चाहिए। सानवी का चेहरा निराशा से भरा था। सानवी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम सबसे बड़ी हो। जब तक तुम चाहो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आयान की आवाज साफ थी। अगले ही पल वह कुछ कदम आगे बढ़ा, सानवी के सामने झुक गया और फिर नीचे बैठ गया। उसके बाएं हाथ ने उसके पैर के मोड़ को पकड़ लिया। उसके दाहिने हाथ ने उसकी गर्दन के नीचे पीठ को दबाया, उसकी कमर और पेट को जोर से दबाया। उसकी बाहें ऊपर उठीं। हुक, उसे उठाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? आयान के अचानक चुपके से हमले का सामना करते हुए सानवी ने अवचेतन रूप से एक हैरानी वाला शब्द कहा। चौंक गई और तुरंत आयान ने राजकुमारी गले की मुद्रा में उसे गले लगा लिया। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसने अवचेतन रूप से अपनी बाहें आयान की गर्दन के चारों ओर डाल दीं, बहुत अंतरंगता से, एक यंग कपल की तरह प्यार करते हुए। जैसे ही आयान ने अपना सिर नीचे किया, वह सानवी के खूबसूरत चेहरे को देख सकता था। उसकी त्वचा जो वार से टूट सकती थी, उसमें कोई दाग नहीं था। लंबी पलकें, झरने के पानी से भरी फीनिक्स आंखें, नाजुक क्योंग नाक और नाजुक सिंदूरी होंठ। आधे बंद होने पर भी आप सफेद दांतों के नीचे नरम गुलाबी जीभ देख सकते हैं। आयान द्वारा पकड़े जाने पर सानवी को केवल एक यंग आदमी की आभा महसूस हुई और उसने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसका दाहिना कान आयान की छाती के करीब था और वह मजबूत और शक्तिशाली दिल की धड़कन को भी साफ तौर से सुन सकती थी। हालांकि सानवी का प्रोफेशन लापरवाह है, लेकिन उसका उसी उम्र के विपरीत आयान के साथ लगभग कोई करीबी संपर्क नहीं है। सबसे ज्यादा बार उसे आयान ने पीटा था, जिससे वह शर्मिंदा और गुस्सा हो गई थी। लेकिन अब आयान द्वारा इस तरह से पकड़े जाने पर उसे कोई असंतोष या गुस्सा महसूस नहीं हुआ और उसका सुंदर चेहरा झटका से लाल हो गया और वह खून से लथपथ हो गई। उसकी आंखें और भी ज्यादा घबरा गई थीं। वह सीधे आयान को देखने की हिम्मत नहीं कर पाई और हिरण उसके दिल में टकराया, हकलाते हुए, ये आयान, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। हालांकि मैं वयस्कता तक पहुंचने वाली हूं, मैं इस तरह की लापरवाह महिला नहीं हूं। खिलवाड़ मत करो। आहम, आयान सूखी खांसी के साथ बोला। सानवी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाने के लिए पकड़ रहा हूं। क्या? जैसे ही ये शब्द निकले, सानवी ने बिना विश्वास से देखा और कहा, लेकिन समय बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं पकड़ने का वादा करता हूं। ऐसा कहने के साथ आयान ने सानवी को गले लगा लिया। उसका चेहरा चमक उठा और उसकी मार्क क्षमता पूरी हो गई। वर्मिलियन बर्ड की शक्ति का उपयोग करते हुए उसका चेहरा एक हिंसक हवा में बदल गया और शहर के दक्षिण में मनोरंजन पार्क की ओर बढ़ गया। इससे पहले सानवी ने आयान के कौशल को देखा था और जानती थी कि उसकी मार्शल आर्ट की ताकत अद्भुत थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयान की गति इस लेवल तक पहुंच सकती है। आसपास के दृश्य में केवल बाद की छवियां थीं, जिसने लोगों को चक्कर में डाल दिया। हालांकि आयान की बाहों में जकड़े जाने के कारण सानवी को कोई डर नहीं लगा, जैसे कि वह एक गर्म आश्रय में लौट आई हो, भले ही आसमान गिर गया हो। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। आयान अचानक रुक गया। सानवी को देखा जो उसे कसकर गले लगा रहा था और मुस्कुराते हुए कहा, सानवी, तुम इसे कब पकड़ने जा रहे हो? हम यहां हैं। क्या? सानवी ने शब्दों को सुना और करीब से देखा और पाया कि वह मनोरंजन पार्क के गेट पर पहुंच गई थी। वह अनजाने में आयान से नीचे उतर गई। फोन पर समय देखा।
और महसूस किया कि यह केवल 11:40 था। इसका मतलब है कि आयान सिर्फ 10 मिनट में घर से मनोरंजन पार्क पहुंच गया। हे भगवान, यह सोचकर सानवी के दिल में एक तूफान आया। तुम्हें पता है, दोनों के बीच 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। आयान की गति बहुत तेज है। अगर वह ओलंपिक में भाग लेने जाता है तो वह सभी ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप जीतने में सक्षम हो सकता है। इस समय आयान ने टिकट भी खरीदे थे और सानवी के साथ मनोरंजन पार्क में चले गए थे। चूंकि पार्क बंद होने वाला है, इसलिए ज्यादातर पर्यटक अंतहीन धारा में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आयान और सानवी इसके विपरीत करते हैं। जल्द ही वे बड़े फेरिस व्हील के सामने चले गए। यह फेरिस व्हील लगभग 100 मीटर ऊंचा है और कॉकपिट फ्लोरोसेंट पेंट से रंगा हुआ है। यह दूर से देखने पर रंगीन और शानदार दिखता है। दोनों एक कॉकपिट में बैठ गए और जैसे जैसे कॉकपिट धीरे धीरे ऊपर उठता गया, जमीन पर मौजूद हर चीज उनकी नजर में छोटी होती गई। आयान, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद, सानवी ने मीठी मुस्कान दी। ऐसा होना चाहिए, आयान ने जवाब दिया। कुछ मिनट बाद कॉकपिट हवा में ऊपर उठ गया, जमीन से दूर और दूर होता गया। आयान ने अचानक महसूस किया कि सानवी, जो उसके सामने बैठी थी, अचानक पीली और रक्तहीन हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसके दांत भींचे हुए थे, मानो उसे कोई बहुत बड़ा दर्द हो रहा हो। सानवी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? आयान ने तुरंत चिंता से पूछा। मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। कुछ शब्दों ने सानवी की सारी ताकत खत्म कर दी। क्या? यह सुनकर आयान हैरान हो गया। यह जानते हुए कि तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है, तुम फिर भी फेरिस व्हील की सवारी करने आती हो। इस समय सानवी ने कमजोरी से कहा, आयान, दरअसल यह पहली बार है जब मैंने फेरिस व्हील की सवारी की है। जब मैं एक बच्ची थी तो हर बार जब मैं मनोरंजन पार्क में आती थी, तो जब मैं किसी को फेरिस व्हील की सवारी करते देखती थी तो मुझे ईर्ष्या होती थी। इसलिए मैंने मन ही मन अपने दिल में एक इच्छा की। अपने 18वें जन्मदिन तक इंतजार करते हुए मुझे अपने दिल में डर पर काबू पाना चाहिए और इसे आजमाना चाहिए। कौन जानता है, अभी भी कोई रास्ता नहीं है। उसने लगभग जबरन बोलना खत्म कर दिया। जैसे जैसे कॉकपिट ऊपर और ऊपर होता गया, तीव्र चक्कर ने उसे मिचली से भर दिया। अचानक सानवी की खूबसूरत आंखें आयान पर पड़ी। उसकी आंखें बहुत उम्मीद भरी दिख रही थीं और उसने पूछा, आयान, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? इस समय उसके पास अब वह अभिमान और दबंगई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, और उसकी आवाज विनम्र और भीख मांगने वाली थी। जब आयान ने ये शब्द सुने तो उसका दिल धड़क उठा। उसे एक बम्प की तरह होना चाहिए। सानवी का उसके प्रति उदासीन स्नेह थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तार्किक रूप से उसके पास पहले से ही रिया था और वह 2 नावों पर कदम नहीं रख सकता था, इसीलिए उसे तुरंत सानवी को अस्वीकार कर देना चाहिए था। लेकिन अब यह देखकर कि सानवी, भले ही वह अस्वस्थ थी, ने ऐसा अनुरोध करने का साहस जुटाया था जो ज्यादा नहीं था, वह अंततः करुणा से भर गया। अगले ही पल आयान उठकर उसके बगल में बैठ गया, फिर अपनी बाहें खोलकर उसे गले लगा लिया। क्योंकि सीट बहुत संकरी थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे को कसकर गले लगाना पड़ा और एक दूसरे के शरीर के बीच लगभग कोई अंतर नहीं था। उन दोनों के कपड़े थोड़े पतले थे। इस मामले में सानवी आयान की अच्छी तरह से आनुपातिक और शक्तिशाली मांसपेशियों को महसूस कर सकती थी। अगले ही पल आयान के शरीर पर सांसें सर्दियों के गर्म सूरज की तरह गर्म थीं, जो हर दिशा से सानवी की ओर दौड़ रही थीं। सानवी ने अवचेतन रूप से आयान के शरीर की गंध को सूंघते हुए सूंघ लिया, मानो इस गंध को हमेशा याद रखना चाहती हो। इस पल उसे अचानक सुरक्षा की अनोखा भावना महसूस हुई। शायद आयान के गले लगने की वजह से सानवी के ऊंचाई के डर के लक्षण भी सुधर गए हों। उसके सिंदूरी होंठ थोड़े खुले हुए थे और गीली सांस समय समय पर आयान की गर्दन से टकराती थी, सुन्न हो जाती थी। अचानक उसने पूछा, आयान, क्या तुमने फेरिस व्हील के बारे में कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? आयान ने उत्सुकता से पूछा। कहानी में फेरिस व्हील आपके पसंदीदा लोगों के साथ आकाश को पार करने के लिए मौजूद है। फेरिस व्हील का हर डिब्बा खुशियों से भरा हुआ है। जैसे जैसे फेरिस व्हील धीरे धीरे घूमता और ऊपर उठता है, लोग अपने पैरों के नीचे बदल जाते हैं। छोटा होना
ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में केवल खुद वह और उसके आसपास के लोग ही हैं। यदि आप अपने प्रेमी के साथ फेरिस व्हील की सवारी कर रहे हैं, तो जब फेरिस व्हील सबसे ऊंचे बिंदु पर मुड़ता है, जब तक आप अपने प्रेमी को चूमते हैं, दोनों हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। यह बोलते हुए सानवी की खूबसूरत आंखों में अचानक मादक जल धुंध की एक परत जुड़ गई और उसकी आवाज आकर्षक हो गई और उसने धीरे से कहा, देखो आयान, हमारा कॉकपिट सबसे ऊंचे बिंदु पर है। जैसा कि उसने कहा, उसकी जेड भुजाएं अचानक आयान की गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गईं और फिर उसके नाजुक सिंदूरी होंठ आयान के होंठों की ओर छप गए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।